हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के भी 100 एमसीक्यूज़ को हम लोग डील करेंगे बहुत डीपली तरीके से। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे करेंगे तो हम 10 ही क्वेश्चन, पर इस 10 क्वेश्चन के पीछे मैं बता रहा हूँ आपको 50 क्वेश्चंस आपके कवरअप हो जाएंगे। और 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पेपर्स उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट होंगे जिनकी बात हम आज करने वाले हैं, जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस पूरे लेक्चर में। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को बहुत सब्सक्राइब कर देना यार ज़रूर से, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, चलते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि वो कौन से वर्कर्स होंगे, कहाँ काम करने वाले वर्कर्स को ब्लैक लंग डिजीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश से अपनी स्टडी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं अपनी जो यहाँ पे मैं भाषा रखूँगा अपनी, वो बायलिंगुअल रखूँगा। और मोस्टली मैं इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करूँगा, क्योंकि ताकि इंग्लिश वालों को भी ये चीज़ें समझ में आ जाएं। और हिंदी वालों के लिए तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ब्लैक लंग डिजीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है। ब्लैक लंग डिजीज़ क्या होता है? तो ये कोल माइन वर्कर्स जो होते हैं, जो कोयले के खानों में काम करते हैं, वो लोग ब्लैक लंग डिजीज़ से पीड़ित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये आपके मुंह में अंदर चले जाते हैं, और इसके थ्रू ये जो आपके लंग्स हैं, लंग्स को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इस वजह से कोयले के खानों में जो वर्कर्स होते हैं उनको ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, और उस रोग का नाम है कोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस के नाम से भी ब्लैक लंग डिजीज़ को जाना जाता है। ठीक है ना, ये एक साइंटिफिक टर्मोलॉजीज़ है, और ये है एक कॉमन नेम ब्लैक लंग। इसमें आपका लंग्स जो है, नॉर्मली लंग्स कैसा होता है, पिंक कलर का नॉर्मली लंग होता है आपका। लेकिन यदि ब्लैक लंग डिजीज़ आपको हो जाएगी तो आपका जो लंग्स हैं वो एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमोकोनियासिस डिजीज़ हो जाती है कोल माइन वर्कर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस है जिसका यूज़ किया जाता है, पीड़ित रोगियों को दी जाती है। जैसे आज हाल के वर्षों में, या आप रिसेंटली न्यूज़ सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जो भी विक्टिम्स हैं, जो इसके शिकार हो गए हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, उनके थ्रू उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सिलेंडर है उसको हम डायरेक्ट, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन के साथ कुछ और गैसेस भी उसमें मिक्स की जाती है। और वो जो गैस मिक्स की जाती है, यहाँ पे सारी इनर्ट गैसेस आपको दिखा रखी हैं। इनर्ट गैसेस यानी ऐसी गैसेस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। और इन इनर्ट गैसेस में जो हीलियम है, हीलियम का यूज़ किया जाता है वहाँ पे उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने के लिए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है ना, वहाँ पे जो दी जाती है पेशेंट्स को, उसमें हीलियम भी होता है। हीलियम एक टाइप की इनर्ट गैस है जिसको मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। अब इसको मिक्स क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्यों क्या है? देखिए, अगर हम जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दें पेशेंट को, तो ये जो डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर देंगे तो ये ऑक्सीजन होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंडी ऑक्सीजन होती है। अब इतनी ठंडी ऑक्सीजन मरीज के शरीर, जो पेशेंट है उसके अंदर अगर जाएगी, तो ऑब्वियसली उसके ऑर्गन्स को ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है उस पर। इसलिए यहाँ पे हीलियम को मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन में। ठीक है ना, और हीलियम को मिक्स करने का एक और रीज़न ये भी है, क्योंकि हीलियम बहुत कम रिएक्ट करती है, या ये कहें कि एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस बोलने का मतलब कि इसके आउटर मोस्ट सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, यानी अक्रिय है। आगे समझ में? तो इसीलिए ऑक्सीजन का यूज़, ऑक्सीजन में जो है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में हीलियम का यूज़ किया जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है। और एक और चीज़, हीलियम जो है, हीलियम की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है फ्रैंकलैंड लोकेयर एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जो है इस हीलियम गैस की खोज करी है। और हीलियम होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के साथ मिक्स की जाती है, ये तो सही बात है। लेकिन हीलियम जो है ये हाइड्रोजन से भारी एक गैस है, हाइड्रोजन से भारी एक गैस। इसका अगर मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो He4 इसका परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार इसका 4 है, और हाइड्रोजन से ये भारी होती है। और
हाइड्रोजन भारी होने के बावजूद भी इसका यूज़ किया जाता है। जो गुब्बारे होते हैं ना, बहुत मतलब जो गुब्बारे होते हैं जनरली, गुब्बारों में हीलियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट है, तो ये वायु से रिएक्ट नहीं करेगी और जलेगी नहीं। जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को गुब्बारों में इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि ये एक थोड़ा एक्टिव गैस है, और जैसे ये जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है, इसमें ये ज्वलनशील है, तुरंत ही आग पकड़ लेती है और गुब्बारा फट सकता है। तो हीलियम गैस, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीलियम का यूज़ क्यों किया जाता है हाइड्रोजन गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह, ठीक है ना। तो हीलियम एक अज्वलनशील है, ठीक है ना, इनफ्लेमेबल है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, आग पकड़ लेती है, इसलिए हीलियम का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। आगे क्वेश्चन समझ में। और यहाँ पे जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन एक इनर्ट गैस है, इसका फॉर्मूला, इसका जो है परमाणु क्रमांक होता है 36। और रेडॉन, रेडॉन भी एक टाइप की इनर्ट गैस है, लेकिन ये इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यदि मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो ये रेडॉन वहाँ पे एब्सेंट नहीं पाई जाती है बिल्कुल, ठीक है ना। और रेडॉन एक टाइप की ऐसी इनर्ट गैस है जो एक रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव गैस। रेडियो एक्टिव गैस है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस रेडियो एक्टिव गैस कौन है? रेडॉन है। और रेडॉन आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। यदि कार्बन ऑर्गन की हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो वो है ऑर्गन। कितनी पाई जाती है सर? ये पाई जाती है, सॉरी, तो यहाँ पे जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है 0.93% पाई जाती है ऑर्गन एटमॉस्फेयर में। सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है वो ऑर्गन ही है, ठीक है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्या पूछ रहा है इसमें कि जो एसिड रेन है, अम्ल वर्षा जो होती है, वो वनस्पतियों को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें देखो जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो रेन होगी, इस रेन में कुछ एसिड्स होंगे। और एसिड्स कौन से होंगे? इसमें होते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको आप लोग कहते हो, और एक और एसिड होता है उसका नाम होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आते कहाँ आते ये कहाँ से हैं? तो देखना कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इंडस्ट्रीज़ से जो चिमनियाँ होती है, चिमनियों से बहुत ज़्यादा आपको पता है धुआं निकलता है, और इसी धुएं की चपेट में आ जाते कई लोग, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो इसी धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड भी इस धुएं में पाया जाता है। जैसे ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता ही है तो एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली जल वाष्प होती है, और वाटर, या हम ये कहें कि वाटर होता है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। तो ये NO2 जब H2O से रिएक्शन करती है तो ये बना देती है HNO3। और जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये रिएक्शन करता है H2O के साथ तो एक एसिड बनता है जिसका नाम है H2SO4। और ऑब्वियसली जब किसी वाटर में ये दोनों एसिड मिलेंगे तो एसिड कैसा होगा? जो वाटर का जो pH होगा, दैट विल फॉल, वो गिर जाएगा, और 7 से वो कम हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा। तो जो रेन वाटर है, रेन वाटर का pH जनरली कितना होता है? 5.5। ये जो सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है रेन वाटर का pH 5 पॉइंट कितना होता है? तो 5.5 होता है। कौन से दो एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं एसिड रेन में। किसकी वजह से? किन ऑक्साइड्स की वजह से ये एसिड रेनिंग होती है? तो ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। आगे समझ में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, नाइट्रिक एसिड की वजह से ये जो है होती है क्या? आपकी एसिड रेन। यदि हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन एक टाइप की जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन में अगर एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया जाए तो ओजोन बन जाएगा। ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन एक टाइप का एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलोट्रोप का मतलब होता है अपर रूप। किसका अपर रूप है ये? तो ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। जैसे कार्बन के अपर रूप अगर मैं आपसे पूछूं तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3 अपर रूप बेसिकली होते हैं। एक होता है आपका ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप है। और एक होता है डायमंड। और तीसरा होता है क्या? तीसरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तीसरा जो है, जो एलोट्रोप होता है वो कौन सा होता है कार्बन का। अच्छा, एलोट्रोप क्या होते हैं? नॉर्मली एलोट्रोप का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो है ना, जैसे एलोट्रोप कार्बन है, कार्बन एटमॉस्फेयर में या हम एनवायरनमेंट में, जो पूरा हमारा अर्थ है, अर्थ में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तो जब कोई भी ऐसे केमिकल्स, कोई भी ऐसे पदार्थ
जिनकी जो है फिजिकल मतलब दिखने में उनका स्ट्रक्चर थोड़ा एकदम अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर एकदम अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी होती हैं। एक ही जैसी क्यों होती होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़? क्योंकि वो एक ही पदार्थ से मिलकर बने हुए होते हैं। और जैसे कार्बन के केस की बात करें तो जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से बना हुआ है, और डायमंड भी ग्रेफाइट, जो डायमंड है वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। दोनों ग्रेफाइट एकदम कैसा है, बहुत ही मुलायम सा है, एकदम ब्लैक कलर का है। और डायमंड की हम बात करें तो बहुत ही शाइनी होता है, बहुत चमकदार होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन दोनों में ही कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी पदार्थ में दिखती है तो उसको कहा जाता है एलोट्रोप। कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, वैसे ऑक्सीजन का भाई एक एलोट्रोप है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन आपकी पाई जाती है कहाँ पे? ओजोन आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसको कहा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल हमारी पृथ्वी से 18 से 50 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र है। और इस 18 से 50 किलोमीटर के ऊपर के क्षेत्र में भी जो 30 से 50 किलोमीटर के बीच का रीजन है उसमें 20 किलोमीटर की एक मोटी परत है, और ये परत है किसकी? ओजोन की। ठीक है। अच्छा, ये जो ओजोन क्या करती है? ओजोन जो सोलर है, जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये पृथ्वी पे आने से रोकती हैं। और इस पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर, यूवी रेज अगर पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगी तो ऑब्वियसली बहुत जो स्किन कैंसर वगैरह डिजीज़ नहीं होंगी, फोटोसिंथेसिस प्लांट में अच्छे तरीके से होता रहेगा। ठीक है ना? तो यूवी रेज हमारे लिए खतरा ही है, इसका कोई बेनिफिशियल या बेनिफिशियल एस्पेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? कुछ हो सकते हैं जैसे बैक्टीरियाज को ये किल कर सकती है यूवी लाइट। ठीक है ना? और इसके अलावा जो ओजोन है, ओजोन का जो फॉर्मूला है, ओजोन का जो नाम ओजोन है वो शॉन बाइन एक साइंटिस्ट थे, शॉन बाइन। शॉन, यहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी बन गई, खिचड़ी को साफ कर देते हैं। देखना यहाँ पे जो ओजोन O3 है ना, ओजोन को नाम दिया था किसने? शॉन बाइन ने। शॉन बाइन ने इसको ओजोन नाम दिया था। ठीक है ना? और एक साइंटिस्ट, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद सॉर्टन है, एक बार चेक कर लेना। सॉर्टन, सॉर्टन ने जो फॉर्मूला है ना ओजोन का क्या होगा, वो O3 फॉर्मूला शॉर्टन ने दिया। नाम किसने दिया? ओजोन ने, इसने शॉन बाइन ने भाई। और जो ओजोन है वो एक टाइप की, इसकी अगर गंध कैसे होती है तो सड़ी मछली जैसी गंध होती है, इसकी सड़ी मछली जैसी गंध ओजोन की। और ओजोन हमारे लिए अगर अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में है तो और बहुत बढ़िया है, ये हमें प्रोटेक्शन देगी वहाँ। लेकिन अगर ये जो है ओजोन आपके ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, इसका मतलब अगर ये विक्षोभ मंडल में ये ओजोन पाई जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, एक टाइप की पॉल्यूटेंट होती है। ये एक टाइप की सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं, द्वितीय प्रदूषक हैं। ठीक है ना? और अगर ये एनवायरनमेंट में है तो इसकी वजह से आपको आँखों में जलन होगी, आँखों में जलन हो सकता है। एक सीने में, इसका सीने में दर्द होना जो है इसी ओजोन पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। तो ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और ये नुकसानदायक भी है। बेनिफिशियल कब है? स्ट्रेटोस्फेयर में जब होगी, जब ट्रोपोस्फेयर में होगी तो हानिकारक है। अच्छा, क्या सिम्टम्स है इसके? तो सीने में दर्द हो जाएगा, आँखों में जलन सी महसूस होगी इसकी वजह से। और शॉन बाइन ने इसको नाम दिया ओजोन, और शॉर्टन ने O3 फॉर्मूला इसका बनाया। और ये मेनली क्या है? ये है एक टाइप का एलोट्रोप। किसका एलोट्रोप है ये एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे समझ में। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत जहरीली गैस है, इस जहरीली गैस को कहा जाता है दम गोटू गैस। ठीक है ना? दम गोटू गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक, ओके। क्योंकि इसकी वजह से आदमी का दम घुटने लगता है। क्यों दम घुटता है सर? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चली जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड होकर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और इसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो है अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जो है जुड़ने की प्रोबेबिलिटी रखता है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन से। ठीक है ना? 250 गुना ज़्यादा बाइंडिंग मतलब प्रोबेबिलिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। कितने कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल, एरोसोल मेनली क्या होता है यहाँ पे? क्या ब्लड एरोसोल होगा, धुआं एरोसोल हो सकता है, नदी का जल या दूध? देखना, जो एरोसोल होगा, एरोसोल यहाँ पे राइट ऑप्शन है धुआं। एरोसोल होते क्या है? एरोसोल, एरोसोल होने का मतलब ये है कि जब भी कोई सॉलिड पार्टिकल्स
जब भी कोई सॉलिड पार्टिकल्स किस में डिज़ोल्व हो, वो किस में डिज़ोल्व हो, एयर में, ठीक है ना, तो ये बन जाता है एरोसोल, ठीक है ना। जैसे धुआं है, धुआं कैसा है, धुआं एक टाइप की गैस है और इस गैस में क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इस टाइप से। तो ये डस्ट पार्टिकल किस में घुले हुए हैं, एयर्स में, तो इसलिए जो धुआं है एक टाइप का एरोसोल है। और एरोसोल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एयर है ना, एयर में क्या घुला हुआ है, सॉलिड घुले हुए हैं, सॉलिड पार्टिकल्स घुले हुए हैं, इसलिए एरोसोल कह रहे हैं उसको। यदि हम ब्लड की बात करें, ब्लड एक टाइप का कोलोइड होता है ना, एक टाइप का कोलोइड सॉल्यूशन होता है, कोलोइड विलियन होता है, विलियन नहीं कहेंगे, कोलाइड एक मिश्रण टाइप का होगा, क्योंकि कोलाइड एक समांगी मिश्रण नहीं है, कोलाइड एक किस टाइप का मिश्रण है, ये है एक विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका कोलोइड। और यदि हम दूध की बात करें, दूध भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये कोलाइड होते क्या है, कोलाइड जो है, कोलाइड एक टाइप का मिश्रण है और इन कोलाइड कणों का आकार होता है 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7 मीटर तक का आकार इनके कणों का होता है। यदि हम बात करें जो वास्तविक विलयन होगा, वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना होता है, तो सर ये होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻9 मीटर तक की का आकार किसका होता है, वास्तविक विलयन के कणों का आकार। ठीक है, समझ में आ गया। तो वास्तविक विलयन के कण क्या होंगे, ये जो है बहुत छोटे होते हैं, इनको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जनरली फिजिकल मेथड के थ्रू, ठीक है ना। और वास्तविक विलयन में ये अच्छे से पूरी तरीके से डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। जबकि जो कोलॉइड विलयन होते हैं उनका आकार थोड़ा वास्तविक विलयन से ज़्यादा होता है, और जो निलंबन होता है, निलंबन सस्पेंशन जिसको आप कहते हैं, सस्पेंशन से इनका आकार कम होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है कि धूम कोहरा जो होता है धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, वो कौन सा है जो आंखों में जलन पैदा करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम PAN शॉर्ट में PAN कहते हैं, परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसकी वजह से जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है, जो धूम कोहरा होता है, इस धूम कोहरे से आंखों में जलन इसी की वजह से होती है। पैन क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये एक टाइप का द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पैन, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आंखों में जलन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे प्रदूषक नहीं है, लेकिन जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, जबकि जो पैन है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा जो ओजोन है, ओजोन भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और ये सारे बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के कौन से पार्ट है, पैन है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी एक टाइप के फोटोकेमिकल स्मॉग के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। बिल्कुल, अभी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो ओजोन है, ओजोन गैस वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करेगी, जिसकी वजह से यूवी रेज पृथ्वी पे नहीं आएंगी। पृथ्वी पे नहीं आएंगी तो स्किन कैंसर वगैरह आपको नहीं होगा। अच्छा, मीथेन की यदि हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में भी मीथेन पे हमने बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको कितने नामों से जाना जाता है, तो एक इसका नाम होता है मार्स गैस, ठीक है ना। मार्स गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्स गैस क्यों, क्योंकि मार्स मार्स जो शब्द निकला है ना, MARSH, मार्स निकला हुआ है मार्शी लैंड से। मार्शी का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जो दलदल हो, मार्शी लैंड। तो मार्शी लैंड से जहाँ पे भी दलदल होगा, दलदल से निकलने वाली एक गैस होगी जिसका नाम होगा मार्स गैस। और मार्स गैस का ही ओरिजिनल नेम क्या है, मेथेन है। और मेथेन एक टाइप का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक टाइप का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ये ज्वलनशील है, जलता है ये, बिल्कुल, ठीक है ना। और मीथेन के बारे में, एक गोबर गैस, जो गोबर गैस है, गोबर गैस का जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है, वो मीथेन है। अगर हम बोलें कि नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो वो मीथेन है। नेचुरल गैस का मीथेन है। पाइप्ड PNG
पाइप्ड नेचुरल गैस का जो मुख्य अवयव है वो कौन है, मीथेन है। तो इतने सारे फैक्ट मीथेन के बारे में आपने जान लिए हैं। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने नाइट्रोजन की खोज की। रदरफोर्ड को ही कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियो फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी नाभिकीय भौतिकी के जो जनक हैं वो कहे जाते हैं रदरफोर्ड। और हीलियम के अभी मैंने बताया कि जो फ्रैंकलैंड लॉकियर है, फ्रैंकलैंड लॉकियर, उन्होंने हीलियम की खोज की। हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसका जो हाइड्रोजन से भारी होती है, गुब्बारों में यूज़ किया जाता है। और साथ ही में ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे से क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, एक टाइप की इनर्ट गैस है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन के सिलेंडर में। और क्या, इतनी ही बात, बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कृत्रिम वर्षा, यानी जिसको हम आर्टिफिशियल रेनिंग कहते हैं, वो हम किन किन सब्सटेंसेस से कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल रेनिंग जब भी हमें करवानी होती है, हमें AgI यानी सिल्वर आयोडाइड एक सब्सटेंस, एक पदार्थ होता है, इसकी हमें ज़रूरत होती है। सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है, साधारण नमक, इसकी हमें आवश्यकता होती है। और साथ ही में ड्राई आइस जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई आइस के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है भाई साहब, तो वो है सूखी बर्फ, या ड्राई आइस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे सब्सटेंसेस है ना, ये सभी हमें चाहिए, तभी जाके आर्टिफिशियल रेनिंग होगी। आर्टिफिशियल रेनिंग कराने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर कोई जैसे दिल्ली वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पे हो जाता है, तो पॉल्यूशन और बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है, आर पार दिखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपने देखा होगा ना, जनरली जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद थोड़ा मौसम साफ सा हो जाता है। तो अब बारिश करवाने के लिए बारिश तो करवानी पड़ेगी, तभी जाके मौसम साफ़ होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी, थोड़ा पोल्यूशन कम होगा। तो इसके लिए आर्टिफिशियल ट्रेनिंग जो है, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग करवाई जाती है। और किन के थ्रू की जाती है, इन सारे पदार्थों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इनको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस है, यानी जो फ्रूट राइपनर की तरह, मतलब बोलने का मतलब इसका ये है कि फ्रूट राइपनर की तरह किसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रूट राइपनर की तरह यूज़ की जाने वाली जो गैस है वो है एथिलीन, ठीक है ना। एथिलीन गैस का यूज़ किया जाता है फ्रूट राइपनर की तरह। एथिलीन तो एक कमर्शियल नेम है इसका, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथिलीन गैस, जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, फ्रूट राइपनिंग करने के लिए, ठीक है। और एथिलीन तो एक ठीक है, एथिलीन के अलावा एक और भी पदार्थ होता है जो फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, उसका नाम है इथेफॉन। इथेफॉन भी एक फ्रूट राइपनर है, एसिटिलीन भी एक फ्रूट राइपनर है, और एथिलीन भी एक फ्रूट राइपनर है। लेकिन एसिटिलीन को अब बैन कर दिया गया है, एसिटिलीन का यूज़ अब फ्रूट राइपनिंग में नहीं किया जाता, बल्कि एथिलीन और साथ में इथेफॉन का यूज़ किया जाता है। एथिलीन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है उस पर जब रिएक्शन की जाती है H2O की, शायद मुझे थोड़ा कंफ्यूज है इसमें, जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन H2O से करते हैं तब जाके ये एथिलीन बनती है। थोड़ा इसको चेक कर लेना जाके, ठीक है। और एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन एक टाइप की, एसिटिलीन को यदि ये भी कमर्शियल नेम है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर नाम देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक टाइप की एथाइन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है एसिटिलीन का नाम। और इसका यूज़ क्या है, एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन का यूज़ एक तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, इस ज्वाला का क्या करेंगे सर, इस ज्वाला का यूज़ करेंगे गैस वेल्डिंग में। किसी भी अगर पदार्थ, ये कोई लोहे का टुकड़ा है, इनको जोड़ना है तो इनके लिए वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तो गैस वेल्डिंग की जाती है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों को मिक्स करके ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाकर गैस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। और इस टाइम टेम्परेचर कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो और साथ ही में इसका यूज़ क्या किया जाता है, एक कपूर बनाने में एसिटिलीन का यूज़ है, इसके अलावा इसका यूज़ बेंजीन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही में फ्रूट राइपनिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, गैस वेल्डिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीथेन के बारे में तो पाड़ा पट्टी तुमने पढ़ ही रखी है। अगर हम ईथेन की बात करें तो ईथेन क्या है, C2, मीथेन क्या होता है, C4
CH4 ईथेन क्या होता है, C2H6 ईथेन। ईथेन भी एक टाइप की ज्वलन, अगर हम इसको जलाएंगे ना तो ये भी जलेगी। और ये कैसी जलेगी, जलती हुई दिखेगी? बिल्कुल नहीं सर, ये अदीप्त ज्वाला के साथ जलती है ना। मतलब अगर जलेगी तो आपको दिखेगा नहीं। जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल में थोड़ा आग लगा देना ज़रा, और आग ऐसे लगाना कि अपने आप उसकी चपेट में ना आ जाओ, पता चल रहा है कि अल्कोहल से खुद ही जल गई, ठीक है। तो अदीप्त ज्वाला की तरह जो C2H5OH है, अल्कोहल की तरह ही अदीप्त ज्वाला के साथ जलता है। और इथेन भी एक टाइप का ज्वलनशील है। अगर आपसे पूछें कि LPG जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कमेंट में मुझे बताना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसमें कौन सी हाइड्रोकार्बन का यूज़ किया जाता है, कौन सी गैसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, टाइम कितना हुआ थोड़ा देख लें, 25 मिनट हो गए सर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पीड़कनाशी है जिसका यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से ओजोन ह्रास हो रहा है, मतलब ओजोन डिप्लीशन जिसकी वजह से हो रहा है, वो कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो है साहब आपका DDT। DDT क्या है, DDT को कहा जाता है डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, है ना, DDT, ठीक है ना, DDT है ये। इस DDT से क्या होता है, यहाँ से निकलती है क्लोरीन गैस। अच्छा, क्लोरीन गैस करती क्या है, क्लोरीन गैस आपके जो ओजोन परत है, ओजोन परत को ख़त्म करने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत को कैसे ख़त्म करती है, देखना, ये है क्लोरीन, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, और ओजोन से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, ClO, और प्लस ओजोन को तोड़ देगा किसमें, ऑक्सीजन में। अच्छा, अब क्या होगा, जो ClO है, क्लोरीन ऑक्साइड है, ये फिर एक अन्य ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर क्या बना देगा, ये बना देगा Cl2, ठीक है ना, ट्वाइस ClO कर देंगे यहाँ पे, तो ये बना देगा Cl2, और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्लोरीन है, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, और ओजोन के मॉलिक्यूल इस टाइप से लगातार टूटते रहते हैं। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी सही है, तो 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को ख़त्म करने की कैपेसिटी रखता है एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इसीलिए DDT को अब जो है बैन किया गया है, DDT का यूज़ नहीं किया जाता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसकी वजह से ओजोन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझ में, देखिए कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। और बेंजीन की यदि हम बात करें, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन की बात करें तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, फिर डबल, एक छोड़ के, फिर डबल बॉन्ड, ये है बेंजीन। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड हैं, और 3 इसमें पाए जाते हैं पाई बॉन्ड। और इस बेंजीन की खोज करता है 1925, ये क्या हो गया, 1925 में इसकी खोज करते हैं फैराडे साहब। फैराडे ने इसकी खोज करी थी बेंजीन की। और बेंजीन को कहा जाता है सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता, सबका पिताजी। बेंजीन किसका पिताजी, सबका पिताजी, किस किस का, ऑर्गेनिक जितने भी हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भी हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब का जन्म एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कार्बनिक है, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, उन सभी का जन्म किससे है, बेंजीन से है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज कैसे लग रही है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना। 10 क्वेश्चन से हम बहुत सारे एकदम 10 to 15 क्वेश्चन, 10 to मतलब ये जो है 50 क्वेश्चन तक आपके कवर अप हो रहे हैं इसकी वजह से। तो अगर टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि जो मोटिवेशन है वो मिलते रहे हमें, और वीडियो में ऐसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।